समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य कंटेम्परेरी इंडियन पर्सपेक्टिव। शिक्षा के समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, उद्देश्य, लोकतंत्र और शिक्षा, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीयता और शिक्षा के बारे में। उसके बाद शिक्षा और उदारीकरण, शिक्षा और निजीकरण, शिक्षा और भूमंडलीकरण, सूचना और संचार तकनीक। उसके बाद सारांश, शब्दावली, स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर, फिर हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसमें एक प्रारूप समिति थी जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने भारत को एक लिखित एवं विस्तृत संविधान प्रदान किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया। संविधान में प्रस्तावना के अलावा 1 से 10 अनुसूचियां, 1 से 395 धाराएं और एक परिशिष्ट है। संविधान के द्वारा भारत के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही शिक्षा ने वैश्वीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण के क्षेत्र में भी तेजी से विकास किया। आज हम शिक्षा को अपने ही देश में प्राप्त न कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा ने सभी के लिए चतुर्मुखी द्वार खोल दिए हैं। तो भारत के संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसमें एक प्रारूप समिति थी जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थी। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की। उसके बाद सभा ने जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया। इसमें 1 से 10 अनुसूचियां और 1 से 395 धाराएं और एक परिशिष्ट थी। संविधान के द्वारा भारत के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही शिक्षा में वैश्वीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण के क्षेत्र में भी तेजी से विकास किया है। इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जैसे शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन कर सकेंगे, शिक्षा और लोकतंत्र की व्यवस्था कर अध्ययन कर सकेंगे, शिक्षा और उदारीकरण का अध्ययन कर सकेंगे, शिक्षा और निजीकरण को समझ सकेंगे। उसके बाद शिक्षा और भूमंडलीकरण क्या है इसके बारे में जान सकेंगे, सूचना और संचार तकनीकी का अध्ययन कर सकेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा व जनतंत्र, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। डीवी के विचारों का शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शिक्षा को जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित करने लगे। शिक्षा में जनतांत्रिक विचारधारा निम्नलिखित रूपों में हमारे सामने आती है। प्रथम, शिक्षा में जाति, संप्रदाय और वर्ग के बंधन टूट रहे हैं। शिक्षा की ज्योति सभी व्यक्तियों तक पहुंच रही है। शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर एक निश्चित अवधि तक निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धांत बल पकड़ रहा है। जनतंत्रीय शिक्षा में बालक को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम को विस्तृत, लचीला एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न हो रहा है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार हो रहा है कि बालक की उद्देश्य सहित क्रिया की ओर मुड़ सके। पाठ्यक्रम के निर्माण में अध्यापक का हाथ होना चाहिए। अध्यापक के व्यक्तित्व का जनतंत्र में महत्व है। प्रधानाध्यापक का अध्यापकों के साथ, अध्यापकों का छात्रों के साथ एवं इन सब का पारस्परिक संबंध है, समानता के आधार पर हो और विश्वविद्यालय की नीति के निर्माण में सभी का योगदान हो। कक्षा शिक्षण में भी जनतंत्र के सिद्धांतों का पालन हो, छात्रों पर कम से कम नियंत्रण हो। अध्यापक छात्रों को इस प्रकार मार्गदर्शन करे कि वे स्वयं ज्ञान की खोज में अग्रसर हो सके। तो ये सारी बातें शिक्षा व जनतंत्र के अंतर्गत, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी के अंतर्गत कही गई है।
उसके बाद और भी एक पॉइंट है, सीखने में सामाजिक तत्वों का विशेष महत्व है, अतः कक्षा में सामाजिक अनुभव अवश्य प्रदान किए जाए। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एजुकेशन। हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी निम्न प्रावधान निहित हैं। सर्वप्रथम अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। इसके अंतर्गत संविधान की 45वीं धारा के अनुसार राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। दूसरा इसमें है धार्मिक शिक्षा। संविधान की 21वीं धारा के अनुसार किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर या दान देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। धारा 28(1) में कहा गया है कि पूरी तरह राज्य के धन से चलने वाली किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धारा 22(2) में कहा गया है कि सहायता प्राप्त या राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को किसी सदस्य को उस संस्था द्वारा चलाए जा रहे किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। धारा 28 के अनुसार अन्य धर्मों के अनुयायियों को उनकी सहमति के बिना धार्मिक अनुदेशन नहीं देना चाहिए। उसके बाद है दृश्य सामग्री। धारा 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे। उसके बाद है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। धारा 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को मनपसंद शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है व अनुदान देते समय इन विद्यालयों के साथ इस कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित है। उसके बाद यहाँ फिर कहा गया है पिछड़े वर्ग की शिक्षा। पिछड़े वर्गों की शिक्षा संबंधी संवैधानिक धाराएं व उनमें कही गई बातें निम्न हैं। जैसे धारा 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता निवारण व किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रयोग वर्जित है। धारा 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद धारा 23 में कहा गया है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक लगी रहेगी। धारा 15 में कहा गया है कि हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थानों के द्वार पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे। धारा 16 व 335 में कहा गया है कि राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी। उसके बाद धारा 46 में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। केंद्र व राज्य के शैक्षिक दायित्व। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के शैक्षिक दायित्व का वर्णन किया गया है। केंद्र सरकार शिक्षा सुविधाओं के समन्वय, उच्च वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के स्तरों के निर्धारण तथा हिंदी व अन्य सभी भारतीय भाषाओं में शोध कार्य व उनकी अभिवृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ये सारी बातें जो है संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कही गई थी, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत, जिसमें अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, जो संविधान की 45वीं धारा के अनुसार कही गई है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद धार्मिक शिक्षा की बात कही गई है, जिसमें 28(1), 22(1), 22(2) में बताया गया है कि कोई भी निजी संस्था धार्मिक अनुदेशन नहीं दे सकता और धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता किसी को भी ज़बरदस्ती। उसके बाद कहा गया है दृश्य सामग्री। धारा 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं को संरक्षण करे। उसके बाद अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात की गई है धारा 30 में, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को मनपसंद शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने व उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है।
उसके बाद है पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर, जिसमें धारा 17 है अस्पृश्यता निवारण, धारा 24 है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार पर में नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद धारा 23 में कहा है मनुष्यों की क्रय विक्रय व बिगाड़ पर रोक लगी रहेगी। धारा 15 में कहा गया हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे। उसके बाद धारा 16 व 335 में कहा गया है कि राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी। फिर धारा 46 में कहा गया है पिछड़े वर्गों की शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन के लिए शोषण से सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद केंद्र व राज्य के शैक्षिक दायित्व में भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के शैक्षिक दायित्व का वर्णन किया गया है। तो ये सारे बातें जो है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कही गई है। अब हम लोग स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है संविधान में जो है 1 से 10 अनुसूचियां हैं। 1 से 10 अनुसूचियां हैं और 1 से 395 धाराएं हैं। उसके बाद है संविधान की धारा 45 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 45 का संबंध जो है वो है पिछड़े वर्गों के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है संविधान की धारा 45 के अंतर्गत, जैसे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कहा गया। इसमें संविधान की 45वीं धारा के अनुसार राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू करने होने से 10 वर्ष के अंदर स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। इसके अंतर्गत स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा से संबंध है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इससे संबंधित है। उसके बाद है 4th नंबर, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो इसको जो समवर्ती सूची में रखा गया है यानी राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार में रखा गया है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो यहाँ पे दिया हुआ है 1976 ईस्वी में। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रवाद और शिक्षा, नेशनलिज्म एंड एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देश प्रेम के भाव जागृत करना हो। आयोग ने देश प्रेम के संबंध में 4 बातें बताई हैं। पहला, राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग। दूसरा, देश की निर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता। व्यक्ति की योग्यता अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा। देश की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन। तो ये 4 बातें देश प्रेम के संबंध में बताई गई है। उसके बाद है शिक्षा और उदारीकरण, एजुकेशन एंड लिबर्टाइजेशन, एजुकेशन एंड लिबर्टाइजेशन। इसके अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षा को गुणात्मक और संघात्मक विकास के नाम पर समाज 2 भागों में विभाजित सा हो गया है। आज शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियर, तकनीक, व्यावसायिक शिक्षा में उदारीकरण तेजी से पनप रहा है। जहाँ शिक्षा कुछ वर्गों तक ही सीमित थी, वहाँ संविधान ने शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया है। यह सरकार की उदारीकरण की नीति का ही परिणाम है।
सरकार व जनता यह समझ गई है कि हमें आज शिक्षा का धन खर्च करने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा पर खर्च किया गया धन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अभिभावक अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। जिसको पूंजीपतियों ने इसे भांप लिया है, वे सरकार से लोन लेकर बड़े बड़े संस्थान बना रहे हैं और छात्रों को उन संस्थानों में प्रवेश देकर उनसे मोटी रकम प्राप्त कर रहे हैं। उदारीकरण से हमारा अभिप्राय शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोलना व सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है, अर्थात सरकार द्वारा शिक्षा की उचित व मान्य व्यवस्था करना तथा इन संस्थाओं को खोलने में ज़्यादा आनाकानी न करना। भारत में सन 1960 में इंजीनियरिंग संस्थानों के मामलों में निजी क्षेत्रों को 7% सीटें प्राप्त होती थी। आज उनको 86.40% सीटें प्राप्त है। मेडिकल में 6.8% से बढ़ाकर 40.9% हो गया है। यही हाल माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं बीएड शिक्षण संस्थानों का है, जहां इनकी बाढ़ सी आ गई है। सरकार द्वारा इन निजी संस्थानों को 50% सीटें स्वयं भरने का अधिकार दिया गया है, जो कि यह सरकार की उदारीकरण की नीति का ही परिणाम है। तो शिक्षा में जो है उदारीकरण का सिर्फ यही मतलब है कि उदारीकरण शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोलना व सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसमें जो है जो निजी संस्थान हैं वो निजी संस्थानों को खोलने से ज़्यादा आनाकानी नहीं करते। सरकार इसको ये अधिकार प्राप्त किया गया है कि इसमें जो है 86.40% सीटें प्राप्त है कि निजी संस्थानें खोली जा सकती है। और मेडिकल के क्षेत्र में 40.9% हो गया है। कुछ जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अधिकार दी गई है, जिसमें 50% सीटें निजी संस्थानों को खोलने की है। तो ये सारे शिक्षा और उदारीकरण की बातें थी। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा और निजीकरण, एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। शिक्षा के गुणात्मक और संघात्मक विकास के लिए हम निजीकरण शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। यदि निजीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो मैकाले मिनट के माध्यमों से ही भारत में शिक्षा में निजीकरण की व्यवस्था थी। यद्यपि उस समय निजीकरण के कारण कुछ अन्य थे। उस समय छनाई सिद्धांत के माध्यम से शिक्षा को समृद्ध परिवारों तक सीमित किया गया तथा समृद्ध परिवारों को शिक्षित वर्ग से छानकर शिक्षा भारत की जनसाधारण तक पहुंचाने की कल्पना की गई, जो ना तो पूरी होने की संभावना थी ना ही पूरी हुई। इसके विपरीत छिनाई सिद्धांत पूरे देश को दो भागों में विभक्त कर गया, एक समृद्ध शिक्षित वर्ग तथा दूसरा आरक्षित कमजोर वर्ग, जिसके परिणाम दूरगामी थे। आज भारत सहित दुनिया के अधिकतर देश निजीकरण की शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश में आज सरकारी संस्थाओं या कॉलेजों के बजाय निजी संस्थान तेजी से अपने पांव पसार रहे हैं, चाहे वे प्राथमिक शिक्षण संस्थान हो अथवा उच्च शिक्षण संस्थान। ये संस्थान बिना मापदंड पूरा किए गली मोहल्लों में खुल रहे हैं, जहां अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लगाने भर मात्र से अभिभावकों को लूटा जा रहा है। अभिभावक भी लूटना चाहता है। आज अभिभावकों के मन में यह बात घर कर गई है कि जिस विद्यालय, कॉलेज, संस्थान की जितनी ज़्यादा फीस होगी वह उतना ही अच्छा होगा। पूंजीपति आज इस बात को भांप गए हैं और शिक्षा को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। आज लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं है। धनी व्यक्ति धन के बदले निजी संस्थानों से डिग्रियां बटोरकर अच्छी खासी नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं। अतः शिक्षा के निजीकरण को रोका जाना अति आवश्यक है। तो ये सारी बातें जो हैं शिक्षा और निजीकरण के अंतर्गत कही गई है, एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत, कि जो निजी संस्थान है वो मोटे फीस से अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं और फिर जो है अभिभावक भी लूटना चाहता है। आज अभिभावकों के मन में यह बात घर कर गई है, जिस कॉलेज, विद्यालय, संस्थान की जितनी ज़्यादा फीस होगी वह उतना ही अच्छा होगा। तो ये एक तरह से जो है अफवाह बन गया है, जो बहुत ही खतरनाक है,
इसमें धनी व्यक्ति धन के बदले निजी संस्थानों से डिग्रियां बटोर कर अच्छी खासी नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु शिक्षा के निजीकरण को रोका जाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा और भूमंडलीकरण, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। शिक्षा मानव का अमूल्य उपहार है जिसको प्रत्येक मानव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा आज अपने गांव या शहर की सीमाओं तक सीमित न रहकर वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की जा रही है। पहले साधनों के अभाव के कारण लोग अपने आसपास के क्षेत्रों तक शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज साधनों ने इस दूरी को कम कर दिया है। आज हम अपने ही राष्ट्र में न केवल शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भी जाते हैं। अन्य विदेशी छात्र भारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह भूमंडलीकरण का ही नतीजा है। भूमंडलीकरण से हमारा अभिप्राय है इस संपूर्ण संसार को एक सीमा में बांधना, जिसके कारण हमारी संस्कृति का प्रभाव अन्य देशों को प्रभावित कर भारत की ओर आकर्षित करता है। भूमंडलीकरण आज विशाल क्षेत्र न होकर सीमाओं में बंध गया है। आज न केवल धनी लोगों के ही बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, बल्कि आज जागरूक नागरिक का बच्चा भी छात्रवृत्तियां बैंक से कर्ज लेकर विदेशी डिग्रियां प्राप्त कर रहा है। इस शिक्षा के विकास में मुक्त विद्यालयों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज हम बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भारत में इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय जो सन 1985 में स्थापित हुआ था, आज विश्व में इसके अनेकों केंद्र बन गए हैं, जो भूमंडलीकरण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है भूमंडलीकरण के अंतर्गत कहा गया है। भूमंडलीकरण के द्वारा जो है शिक्षा व्यापक रूप में फैला है, एक दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी जो है पहुंच हुई है, तभी शिक्षा संभव हुई है और शिक्षा में गुणात्मक तथा व्यापक परिणाम सामने आया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये जो है यहाँ पे ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में। 49 में कहा गया है दृश्य सामग्री के अंतर्गत। धारा 49 में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक या संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करे। तो ये बातें धारा 49 में कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम बच्चे को काम पर रखने पर दंड का प्रावधान है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 24 से 24, धारा 24। इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो ये धारा 24 में कही गई है कि बच्चे को जो है किसी 14 वर्ष से कम बच्चे को काम पर रखने का दंड का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है, राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगी। राज्यों को जो है राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट जो है धारा 16 व 335 में कही गई है। धारा 16 व 335 में ये बातें कही गई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा। तो ये इसका आंसर ही देख लेते हैं। हमको लगता है मुदालियर कमीशन होगा, लेकिन देख लेते हैं 8 नंबर का। जनतंत्रीय के बारे में मुदालियर कमीशन ने कहा था कि जो है भारत
भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य जो है मुदालियर कमीशन के द्वारा दिया गया था। आगे है सूचना और संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीक में अद्यतन विकास, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीक के घटक निम्नलिखित हैं: डायल पहुंच, डायल एक्सेस, शैक्षिक टेलीविज़न, एजुकेशनल टेलीविज़न, वीडियो, अंतःक्रियात्मक वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो, वीडियो टेक्स्ट, उसके बाद ईमेल, कंप्यूटर, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब आगे है डायल पहुंच क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डायल पहुंच का तात्पर्य शिक्षा में टेलीफोन नेटवर्किंग से है। डायल पहुंच के माध्यम से विद्यार्थी ऑडियो डिलीवर व्यवस्था एवं अपनी पसंद का निवेदन करते हैं। टेलीफोन करने वाले को वृहद पुस्तकालय एवं शिक्षा संबंधित ऑडियो कैसेट कार्यक्रमों की सुविधा मिल जाती है। तो ये डायल एक्सेस है जो शिक्षा के अंतर्गत बहुत बड़ा कार्य करता है, एक तरह से सूचना एवं तकनीक संचार के माध्यम से। तो ये डायल पहुंच है। उसके बाद दूसरा है शैक्षिक टेलीविज़न, एजुकेशनल टेलीविज़न। भारत में शैक्षिक टेलीविज़न शिक्षा की लोकप्रिय पद्धति है। आप विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रमों के संपर्क में आओगे, जैसे केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्था सीएट, सीआईईटी एवं राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान एसआईईटी द्वारा विकसित विद्यालय स्तरीय शैक्षिक टेलीविज़न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा महाविद्यालय स्तरीय देशव्यापक कक्ष कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा विकसित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आदि। आपने निश्चित रूप से दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा प्रसारित प्रौढ़ शिक्षा, कृषक विस्तार शिक्षा कार्यक्रम आदि से संबंधित विशिष्ट शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रम देखे होंगे। भारत में सैटेलाइटों के सफल प्रक्षेपणों के माध्यम से प्रसारण के वैकल्पिक चैनल खोलने में सुविधा हो गई है। शैक्षिक टेलीविज़न द्वारा इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जाता है। तो ये शैक्षिक टेलीविज़न के अंतर्गत कही गई है एजुकेशनल टेलीविज़न। उसके बारे में आगे है वीडियो। शिक्षा व प्रशिक्षण गतिविधियों में वीडियो कार्यक्रम का काफ़ी प्रयोग बढ़ गया है। विशिष्ट वीडियो कार्यक्रम अध्यापन कौशल के विकास, गतिविधियों के प्रदर्शन, विचारों के चित्रण में हमारी सहायता करते हैं। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं सुविधा युक्त वीडियो कैसेट का प्रयोग कर सकता है। वीडियो कैसेट रिकॉर्डों पर वीडियो कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करना एवं उनको देखना काफ़ी लोकप्रिय है। उसके बाद है अंतःक्रियात्मक वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो। अंतःक्रियात्मक वीडियो के माध्यम द्वारा समीक्षक को प्रस्तुतकर्ता से अंतःक्रिया करने की सुविधा प्राप्त होती है। टेलीविज़न पटल पर वीडियो लेखन के दौरान समीक्षक प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्नत संचार तकनीक प्रस्तुतकर्ता एवं समीक्षक के मध्य दोनों ओर से अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर वीडियो शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। विद्यार्थी को टेलीविज़न पटल जो कि ऑडियो डिस्क से जुड़ा होता है से स्वरूपित अंतःक्रिया होती है। यानी ऑनलाइन क्लास जो होती है ये एक तरह से ये ऐसी बातें कही गई है जिसमें जो है जैसे जूम ऐप पर या मीट, गूगल मीट पर जो हम लोग क्लासें करते हैं उसके बारे में। तो ये एक इंटरेक्टिव वीडियो है। उसके बाद है वीडियो टेक्स्ट। वीडियो टेक्स्ट के अंतर्गत टेलीफोन लाइनों द्वारा जुड़े टेलीविज़न रूटों के माध्यम से पाठ एवं रेखाचित्र ग्राफिक्स प्रस्तुत किए जाते हैं। दर्शक वीडियो टेक्स्ट के माध्यम द्वारा प्रश्न पूछ सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर पहले से ही कंप्यूटर के पास संग्रहित होता है। विद्यार्थी के प्रश्नों के अनुसार उत्तर टीवी पटल पर आ जाता है। उदाहरण के लिए एक दूरस्थ शिक्षा का विद्यार्थी खुले विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों, काउंसलिंग, समय, परीक्षाएं आदि के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस तरह की सूचनाएं वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो ये बातें कही गई है। उसमें जो है फिर ईमेल के बारे में कहा गया है।
इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार संपर्क के प्रयोग द्वारा ईमेल के माध्यम से आंकड़े, बिंब तथा जुबानी सूचनाएं भेजी जा सकती है। भेजने वाले के कंप्यूटर से सूचना प्रारंभ होकर एक या बहुत से प्राप्तकर्ताओं के कंप्यूटर पर प्राप्त होती है। वे इन सूचनाओं को भूमंडल के किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा शैक्षणिक प्रशासकों को तीव्र सूचनाएं भेजी जा सकती है। तो ये बातें ईमेल के अंतर्गत कही गई है कि ईमेल कहीं से भी, किसी भी स्थान से, किसी भी दूर स्थान, दूर दराज के क्षेत्र में अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर। यह इस युग की उन्नत तकनीक की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। आप कंप्यूटर का प्रयोग आंकड़ों को एकत्र करने, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भिजवाने, विभिन्न स्थितियों में आंकड़ों के परीक्षण आदि में कर सकते हैं। कंप्यूटर में तीव्र स्मरण शक्ति, गणना क्षमता, बहुत सारे आंकड़ों के संग्रहण तथा समस्या समाधान की क्षमता होती है। शैक्षणिक स्थितियों में पाठ्यक्रम के विभिन्न चरणों में कंप्यूटर आधारित निर्देशों का प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। उसके बाद है कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर सहायतित निर्देश स्वनिर्देशन का लोकप्रिय तरीका है। स्वनिर्देशित पैकेजों को कंप्यूटर में संग्रहीत किया जाता है। विद्यार्थी कंप्यूटर सहायतित निर्देशन के माध्यम द्वारा चरणगत रूप से अधिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ता है। विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया हेतु फीडबैक दिया जाता है। विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार प्रगति कर सकता है, सामग्री प्राप्त कर सकता है तथा उसका चयन कर सकता है। वह स्वतंत्र रूप से निर्देशन स्तर का क्रय तय कर सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है सूचना एवं संचार तकनीक के अंतर्गत की गई है, जिसमें हमारी डायल पहुंच, डायल एक्सेस की बात की गई है, शैक्षिक टेलीविज़न की बात कही गई है, वीडियो, अंतःक्रियात्मक वीडियो, उसके बाद वीडियो टेक्स्ट, फिर ईमेल, कंप्यूटर, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन की बात कही गई है। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न कर लेते हैं। यूजीसी को पूर्ण रूप में लिखिए। यूजीसी को पूर्ण रूप में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसका ये पूर्ण रूप हुआ यूजीसी यानी यू यानी यूनिवर्सिटी, जी से ग्रांट और सी से कमीशन। यूजीसी ग्रांट कमीशन, इसका हिंदी नाम भी हम लोग जान लेते हैं, होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उसके बाद है इग्नू, IGNOU। इग्नू को पूर्ण रूप में लिखिए, तो इग्नू का हो जाएगा इंदिरा गांधी नेहरू, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर था ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य बताइए। कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य जो है वो है गणना करना, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करना। इसकी एक और मुख्य कार्य है जो है समस्या समाधान की क्षमता, आंकड़ों के संग्रहण। सबसे मुख्य कार्य जो है वो है आंकड़ों को एकत्र करने की। उसके बाद इसके अंतर्गत अब हम सारांश पढ़ लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना चतुर्मुखी विकास करने का मौका दिया गया है। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को शिक्षा संबंधी अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समय समय पर अनेक शैक्षिक कार्यक्रम चलाकर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाता है। आज शिक्षा सरकारी संस्थानों तक ही सीमित न रहकर वैश्वीकरण व निजीकरण की ओर बढ़ रही है और भूमंडलीकरण के कारण एक देश के व्यक्ति अन्य देशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जा रहे हैं। आज शिक्षा को धनी व संपन्न व्यक्ति धन के बल पर खरीद रहे हैं, वह उसको प्राप्त कर महंगे दामों में बेच भी रहे हैं, जिससे गरीब वर्ग पुनः पिछड़ रहा है। आज आवश्यकता है सरकारी कॉलेजों व संस्थानों पर ध्यान देने की, जिससे उनमें गुणात्मक वृद्धि कर योग्य नागरिकों का निर्माण किया जा सके।
उसके बाद शब्दावलियाँ दी गई है। डायल पहुँच क्या है, डायल एक्सेस, इसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर भी डायल पहुँच का तात्पर्य शिक्षा में टेलीफोन नेटवर्किंग से है। डायल पहुँच के माध्यम से विद्यार्थी ऑडियो डिलीवर व्यवस्था एवं अपनी पसंद का निवेदन करते हैं। टेलीफोन करने वाले को बृहद पुस्तकालय एवं शिक्षा संबंधित ऑडियो कैसेट कार्यक्रमों की सुविधा मिल जाती है। ईमेल, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ईमेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार संपर्क के प्रयोग द्वारा ईमेल के माध्यम से आंकड़े, बिंब तथा जुबानी सूचनाएं भेजी जा सकती है। अब हम लोग स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर देखते हैं जो हम लोग कर चुके हैं। जैसे कंप्यूटर के मुख्य कार्य थे तीव्र स्मरण शक्ति, गणना क्षमता, आंकड़ों का संग्रहण, समस्या समाधान की क्षमता आदि कंप्यूटर के कार्य हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सारांश, शब्दावली, उसके बाद जो है पढ़ा सूचना और संचार तकनीक। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा और भूमंडलीकरण, शिक्षा और निजीकरण, शिक्षा और उदारीकरण, उसके बाद राष्ट्रवाद और शिक्षा। फिर हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, यानी हमारे जो संविधान में है शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में। उसके बाद शिक्षा व जनतंत्र, फिर उद्देश्य और फिर प्रस्तावना। अब अंत में हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न कर लेते हैं। निबंधनात्मक प्रश्न में सर्वप्रथम है, जनतंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में इसका उदय कैसे हुआ? जनतंत्र का उदय भारत में कैसे हुआ? तो चलिए देखते हैं। जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी। जनतंत्र से आप क्या समझते हैं? जनतंत्र यानी संविधान। जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जो जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित होती है उसे ही हम जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो है डीवी के विचारों का शिक्षा पर बड़ा प्रभाव हुआ। शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे शिक्षा को जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित करने लगे। शिक्षा में जनतांत्रिक विचारधारा निम्नलिखित रूप में हमारे सामने आती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कहा गया है कि जनतंत्रीय समाज में शिक्षा के क्या भारत में इसका उदय कैसे हुआ? तो भारत में इसका उदय जो है संविधान के निर्माण के बाद हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर है जनतंत्रीय समाज में शिक्षा के क्या उद्देश्य है? तो जनतंत्रीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे जनतंत्रीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं सारे उद्देश्य, जैसे शिक्षा में जाति, संप्रदाय और वर्ग के बंधन का टूटना, शिक्षा की ज्योति सभी व्यक्तियों तक पहुंच रही है, शिक्षा मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ से जो है हम लोग शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जनतांत्रिक उद्देश्य को लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट दे सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति को उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर एक निश्चित अवधि तक निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत बल पकड़ रहा है। पाठ्यक्रम को विस्तृत, लचीला एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न हो रहा है। तो ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं जनतांत्रिक शिक्षा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी जो संवैधानिक प्रावधान थे उसके बारे में विस्तार से हम लोग वर्णन कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख धाराओं के अंतर्गत जो है प्रमुख बातें कही गई है। जैसे
शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जैसे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, ये धारा 45 में कही गई है 14 वर्ष के बच्चों के लिए। उसके बाद धार्मिक शिक्षा जो है धारा 28(1) और 22 धारा 22(2) में कहा गया है कि कहीं भी जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसके बाद दृश्य सामग्री धारा 49 में कहा गया है कि जो है राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करना। उसके बाद अल्पसंख्यकों की धारा इस शिक्षा, इसमें ये धारा 35 में कहा गया है। उसके बाद पिछड़े वर्ग की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा संबंधी संवैधानिक धाराएं हैं जो वो है धारा 17, इसमें अस्पृश्यता के निवारण के लिए कहा गया है। उसके बाद धारा 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो है किसी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक रोजगार देने की, नियुक्त करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद धारा 23 में कहा गया है क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। उसके बाद मनुष्यों के क्रय विक्रय यानी खोज और खरीद पर उसको जो है रोक, और बेगार पर भी रोक लगी गई है। उसके बाद धारा 15 पर जो है हिंदुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार पिछड़े वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और फिर धारा 16 व 335 में कहा गया है राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की छूट रहेगी। फिर धारा 46 में कहा गया है पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन तथा उन्हें सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद केंद्र व राज्य के शैक्षिक दायित्व क्या क्या हैं इसके बारे में बताए गए हैं। तो ये भारत के संवैधानिक प्रावधान थे शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, वर्णन कीजिए। संविधान में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है जो धारा 45 में था। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए संविधान लागू होने से 10 वर्ष के अंदर स्वतंत्र व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। धारा 45 में संविधान की 45वीं धारा के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर हमारे लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हो रहा है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर सूचना एवं संचार के अंतर्गत जो हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, उसका हम लोग यहाँ विस्तार से वर्णन कर सकते हैं कि कंप्यूटर या इस युग की उन्नत तकनीक की बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। आप कंप्यूटर का प्रयोग आंकड़ों को एकत्र करने, एक जगह से दूसरी जगह संदेश भिजवाने, विभिन्न स्थितियों में आंकड़ों के परीक्षण आदि में कर सकते हैं। कंप्यूटर में है जो तीव्र स्मरण शक्ति, गणना क्षमता, बहुत सारे आंकड़ों के संग्रहण तथा समस्या समाधान की क्षमता होती है। शैक्षणिक स्थितियों में पाठ्यक्रम के विभिन्न चरणों में कंप्यूटर आधारित निर्देशों का प्रयोग काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। तो कंप्यूटर आज के युग की महत्वपूर्ण देन है, इसके बिना आज एक भी काम संभव नहीं है। तो ये सारी बातें कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं। कंप्यूटर सहायतित निर्देश व निर्देशन का लोकप्रिय तरीका है, इसके बारे में भी। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। हम लोगों ने संवैधानिक जो है समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ा शिक्षा को, कि आज के समय में शिक्षा की क्या क्या प्रावधान है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सुविधाएं हैं, लोकतंत्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा और उदारीकरण में, शिक्षा और निजीकरण में, शिक्षा और भूमंडलीकरण में क्या अंतर संबंध हुए हैं, इसके बारे में पढ़ा। अगले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुणवत्ता एवं समता के पहलू। शिक्षा में गुणवत्ता एवं समता के पहलू के बारे में पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी के बारे में।